नमस्कार साथियों। आप सभी को पता है कि एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पब्लिश किया है रजिस्ट्रेशन का डेट। और आप सब ने कोशिश भी की होगी रजिस्ट्रेशंस अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशंस के प्रोसेस में, लेकिन इन द ड्यू कोर्स आपको पता है कि आज 7 से 11 के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिन्हें रजिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इस बार लास्ट ईयर यानी कि नीट यूजी 2024 और 25 में काफ़ी चेंजेस हुआ है। और ऐसे में आप सब ये परेशान हो रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में कौन से कॉलम्स को किस तरीके से भरा जाए। तो ये वीडियो बहुत ही खास आपके लिए होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप आराम से एक करेक्ट वे में आप अपने फॉर्म्स को फिलअप कर पाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स को ये जानकारी है कि फॉर्म्स को कैसे फिलअप की जाती है, लेकिन जैसे टेक्निकली कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको फिर कंफ्यूजन होता है कि मैं इसमें कौन सी चीज़ को किस तरीके से एंट्री की जाए जिससे कि हमारा फॉर्म का रिजेक्शन ना हो। और यदि किसी कारण से अगर टेक्निकली आप कोई फॉर्म में गलत एंट्री करते हैं तो आप सभी को पता है कि आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वैसे ही इनफैक्ट करेक्शन विंडोज भी ओपन होंगी, लेकिन आपको इस तरह के चीज़ों से बचना है और आपको कोशिश करनी है कि आप सही तरीके से फॉर्म्स को फिलअप करें। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी मेजर हैं। आपको तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बताऊं कि ऑफिशियल जो लिंक है बहुत बार एक्टिव नहीं हो पा रही है, पेज नॉट वर्किंग लाइक दैट, और सर्वर्स वगैरह की इश्यूज मॉर्निंग से आ रही है। और कुछ बच्चों की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि डेट को लेके कि डेट्स क्या एंट्री करनी होगी या फिर कोड कौन सा होगा, एज के पैरामीटर्स के बीच में क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। हमारे चैनल्स पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको नीट से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगी। काउंसलिंग, एडमिशंस, एग्जामिनेशंस और मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशंस जो नीट यूजी 2025 का है, इसमें किन चीज़ों पे आपको बेसिक ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो आपको इसके डेडलाइंस को देखना है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पास आएंगी, प्रॉब्लम्स भी करेंगी, तो वो बेसिक चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप चेक करें। अगर आपने अभी तक फॉर्म्स को फिलअप करके आपने फाइनल सबमिशन से पहले रखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको वो पूरी जानकारी पता चल जाए कि कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो ऑफिशियल डेट्स है वो 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च, यानी कि कंप्लीट 1 मंथ का टाइमिंग आपके पास है, जिसमें कि आप इस फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि आप सक्सेसफुली जो पेमेंट्स आपको मोड करनी है वो 7 मार्च 2025 तक, यानी कि 11:50 रात तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शंस के लिए पर्टिकुलर्स ये है कि 9 से 11, यानी कि फिर 9th 10th एंड 11th 3 दिनों के लिए ये विंडोज फिर ओपन होगा, जिसमें कि आप करेक्शंस वगैरह कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ एंट्रीज आपके पास मिसिंग हो या कोई फॉर्म फिलअप करने में आपने गलती कर दी हो, लास्ट मोमेंट में आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसको चेंज करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में 9th 10th एंड 11th मार्च आपके पास 3 दिन का समय होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप करते ही सबमिट कर दिया तो विंडोज फिर ओपन नहीं होती है। तो करेक्शन की पर्टिकुलर्स जो डेट होगी उसमें ही आप करेक्शन कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप सबमिट करने से पहले सारे कॉलम्स को एक बार जरूर चेक करेंगे, और इस वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इसके बाद ही आप फाइनल सबमिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि ये है कि किस कैटेगरी के बच्चों को कितनी पेमेंट्स देनी होगी इस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 1700 रुपीज आपको देना है जो इंडिया के हैं। और जनरल कैटेगरीज EWS, OBC, NCL, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को 1600 रुपये यानी 1600 रुपीज। SC ST PWBD PWD
या थर्ड जेंडर्स, ये जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको इंडिया के अगर डोमिसाइल्स में हैं तो उन्हें 1,000 रुपीज। और इन सारी कैटेगरीज में यदि कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ इंडिया से है, यानी कि आउटसाइड इंडिया, एनआरआईस, तो ऐसे कंडीशन में 9,500 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट डेट पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि किस सिटी में आपका सेंटर पड़ने वाला है। उस 26 अप्रैल 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पब्लिश हो जाएगा। इसी तरीके से फर्दर, यानी कि फाइनल आपके एडमिट कार्ड, जिसमें कि आपके सेंटर का नाम भी डिटेल्ड होगा, यानी कि 1 मई 2025 को आपको यह पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर सिटी में किस सेंटर पर आपका एग्जामिनेशन है। देन 4 मई 2025 संडे, यानी कि इसी दिन आपका एग्जामिनेशन होना है। और आपको यह भी पता है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ड्यूरेशंस में चेंजेस आई हैं, यानी कि 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, जिसके अंदर में आपको ओएमआर फिल करना है और टोटल 180 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है। यानी कि अब आपके पास समय की कमी हो गई। लास्ट ईयर तक आपको पता है 3 आवर्स 20 मिनट्स था, लेकिन अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स है और 2 बजे ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और 5 PM पर ये कंप्लीट हो जाएगा। सेंटर्स ऑफ नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, यानी कि जो 4 मई में एग्जाम होगा उसका जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो 1 मई 2025 के जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको वो डिटेल मिलेगा। इसके बाद आ रहा है कि एज इंडिकेटेड एंड एडमिट कार्ड्स, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, ये आपको वेबसाइट्स पर दे दी जाएगी कि आपके ओएमआर सीट्स में जो रिस्पॉन्स आपने दिया था वो क्या है, वो आपको दिख जाएगा। और फाइनल जो रिजल्ट्स की बात आ रही है 14 जून 2025, यानी कि ये मैक्सिमम मुझे लगता है, इससे पहले भी आपको रिजल्ट्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आ जाएंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ इस फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म्स को फिलअप करते जाएंगे तो सबसे पहला जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपका है आपके करेक्ट ईमेल आईडीज और एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, यानी कि करेक्ट ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी है और मोबाइल नंबर्स। तो 2 चीजें आपके पास पहले होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। तो एक मेल आईडी उनकी होनी चाहिए, उस मेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप रजिस्ट्रेशन मेल आईडीज आपने कुछ अगर गलत दे दिया है तो फर्दर जो आपके रिजल्ट्स, यानी कि वो स्कैन जो ओएमआर सीट होती है जो एनटीए आपको प्रोवाइड करती है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ही आती है, तो आपको वहां से ही मिल पाएगा। तो आपका मेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और सारी कैटेगरीज के बच्चों के लिए ये ध्यान रखेंगे कि पेरेंट्स का भी मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपको जरूरत होगी इस फॉर्म को रजिस्टर्ड करते वक्त। अब देखिए क्या है कि कैंडिडेट्स या तो आप इंडियन हो या ओवरसीज हो, बाहर के हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि कैंडिडेट्स के किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन जरूरत होगी फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो देखिए, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो उनके 10th के सर्टिफिकेट में, यानी कि सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशंस और इक्विवेलेंट बोर्ड्स में आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें जो मदर्स या फादर्स नेम है वही आपको यूज करना है, चाहे कैंडिडेट्स का नेम हो या मदर्स नेम हो या फादर्स नेम हो। डेट ऑफ बर्थ आपको जो मेंशन होगा उस 10th के सर्टिफिकेट्स में वही आप यूज कर पाएंगे। देन आइडेंटिफिकेशन टाइप में कैंडिडेट्स नीड टू प्रोवाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। अब देखिए बच्चों को क्या डिटेल देनी होगी। इंडियन नेशनल और ऑल स्टेट्स के यूटीज के लिए क्लास 12th एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ्स आईडी चल सकती है, स्कूल आईडी कार्ड चल सकता है, इलेक्शन कार्ड्स यानी कि वोटर आईडीज या राशन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक विथ फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट नंबर्स और नंबर ऑफ एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट्स। तो ये चीजें आपको अपने आईडी के लिए यूज कर सकते हैं। जो एनआरआई कैंडिडेट्स होंगे
उनके लिए पासपोर्ट नंबर मस्ट होगा। और फॉरेन नेशनल्स यानी कि कोई विदेश के बच्चा का स्टूडेंट्स हो जो किसी अदर कंट्रीज का हो और इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हो, तो उसके लिए पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नंबर्स चाहिए। मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस फॉर कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर ऑन और पेरेंट्स गार्जियंस मोबाइल नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस। प्रोवाइड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। अब देखिए क्या है कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब है कि आपका स्टेट, लोकेशन, एड्रेस और पिन कोड, यानी कि पिन कोड भी बहुत जरूरी है आपके एड्रेस में। तो जिस भी सॉरी आपका या तो क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस हो या परमानेंट एड्रेस हो, उन दोनों में पिन कोड होना मस्ट होगा एड्रेस जब भी आप यूज कर रहे होंगे। इसके बाद अगर फर्दर हम आते हैं कैटेगरीज वाइज, तो देखिए इसमें क्या है कि आपकी कैटेगरीज क्या हो सकती है। जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी एनसीएल। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तब तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर एससी, एसटी या ओबीसी एनसीएल हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स यानी कि ये ऑप्शंस आपको सबमिट करनी होगी। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है तो पुराने ही सर्टिफिकेट्स की पूरी डिटेल आपको डालनी होगी। और फर्दर जैसे कि आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स, इन दोनों सर्टिफिकेट्स का जो एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट होगी काउंसलिंग के टाइम में, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। तो अभी तक आपके पास जो इशूड सर्टिफिकेट्स है उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी ऑनलाइन, और ये भी मेंशन करना होगा कि उस सर्टिफिकेट का नंबर्स क्या है और इशूइंग अथॉरिटीज के पर्सन्स का नाम जो सर्टिफिकेट पर होगा डिजिटली साइंड। इसके बाद ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि नॉन क्रीमी लेयर्स एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, right, available on national websites. Thus the candidates falling in this list may mentions OBC NCL in the category column. A state list OBC NCL candidates who are not in OBC NCL central list must choose general. अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एज पर द ओएम नंबर्स 2013, तो इसके हिसाब से भी जो आपके जो नॉर्म्स हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स का आपको इसमें यूज करना होगा। अच्छा, नेशनलिटीज इंडियन नेशनल्स, नॉन रेसिडेंस इंडियंस, एनआरआईज या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ ओसीआईज या फॉरेन नेशनल्स एलिजिबल्स, तो ये सारी चीजों की सर्टिफिकेट्स आपको उसके हिसाब से सबमिट करना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये फॉर्म्स को फिलअप करते वक्त इन दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि किन किन चीजों को किस किस तरीके से सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ्स। अब देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस बच्चे का, जिस बच्चे का फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, तो जेपीजी फॉर्मेट में 10 केबी से 200 केबी के बीच का आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें 80% फेस कवरेज होनी चाहिए। यानी कि उस फोटोग्राफ का 80% कवरेज जो होगा वो बच्चे का फोटो होगा, फेस होगा, और रेस्ट एरिया जो होगी वो क्लियरली विजिबल होगी और व्हाइट बैकग्राउंड होगा। तो ये फोटो में आपको मस्ट रखना है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% फेस का पोर्शन दिखना चाहिए उस फोटो में। अच्छा, अगर आप चश्मा रेगुलरली यूज करते हैं तो उस फोटो को आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जस्ट रेयरली अगर कभी आप यूज करते हो तो ऐसे कंडीशन में उस तरह के फोटोग्राफ्स को आपको यूज नहीं करना है। अच्छा, पोलराइड्स और कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। ध्यान रखिएगा, कोई एआई जनरेटेड या मॉडिफाइड फोटोग्राफ्स की जरूरत नहीं है। अगर आप अपलोड करते हैं तो फाइनल रिजेक्शंस में आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप फॉर्म्स को रिजेक्ट होने से बचने के लिए नेचुरल फोटोज को आप क्लिक करें अपने मोबाइल से और उसे क्रॉप करके साइज को मेंटेन रिड्यूस करके 10 केबी से 200 केबी के बीच में ही आप उसको रखें और उसी को अपलोड करें। द फोटोग्राफ्स नीड्स नॉट टू बी अटेस्टेड। अब वहां पर फोटोग्राफ्स में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कहीं कहीं उस पर सिग्नेचर्स किया होता है, डेट लिखा होता है, कुछ चीजें, तो उसमें वो अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए।
6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपके पास होना चाहिए, और पोस्ट कार्ड साइज 4x6 इंचेस वाली आपके फोटोग्राफ्स की भी जरूरत होगी, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होगा। तो मेरा सजेशन है कि जो फोटोग्राफ्स आप पासपोर्ट साइज में यूज कर रहे हैं, सेम फोटोग्राफ्स को आप पोस्ट कार्ड साइज के लिए भी आप बनवा लें और उसे ही आप पोस्ट कार्ड साइज में अपलोड करें। तो ये तो फोटोग्राफ से रिलेटेड हो गई बात। नेक्स्ट है आपका यानी कि सिग्नेचर्स। तो आपको व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर्स एक साइन करना होगा, जैसे कि उसकी जो साइज होगी वो 4 KB से 3 KB के 30 KB के बीच का होगा। आपको ध्यान रखना है कि the candidate should put this full signature in running handwriting, not in the capital letters, on white papers with a black ink pen or scan for uploading। तो आपको एक व्हाइट पेपर पे एक ब्लैक इंक से सिग्नेचर्स करना है और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है, और उस फाइल की साइज होगी 4 KB से 30 KB के बीच का। द अनसाइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी रिजेक्टेड। तो आपको साइन किया हुआ अपलोड करना होगा, अदरवाइज फॉर्म आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इन केस समवन एल्स सिग्नेचर्स हैज बीन अपलोडेड, द कैंडिडेट्स शैल बी कैंसल्ड एंड द केस विल बी कंसीडर्ड एज एन अनफेयर मींस केस। तो दूसरे का सिग्नेचर्स आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि एनटीए बोलती है कि इसको क्रिमिनल एक्शंस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद थंब इंप्रेशन की भी बात होती है, यानी कि आपके फिंगर्स का और थंब का इंप्रेशंस। तो आपको क्या करना है, द कैंडिडेट शुड पुट लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस। अब आपको लेफ्ट और राइट दोनों हाथों का आपको फिंगर्स और थंब के इंप्रेशंस को एक व्हाइट पेपर पे डालना है और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है 10 KB से 200 KB के बीच की फाइल को। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स होगी आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त, राइट। इसके बाद आपको ये जब सारी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो फिर पेमेंट की भी बात होगी। आप चाहे तो यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इस तरह के रूप में आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट के बहुत सारे गेटवेज मिलेंगे, बहुत सारे मोड्स होंगे। आपको सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट करना है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपलोड करने के बाद। अच्छा, किसी कारण से अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको वेट करना है, और क्योंकि रिजेक्शंस माइट बी 24 आवर्स के बीच में आपको मिल जाएगा कि अनसक्सेसफुल पेमेंट का, फिर से आपको कोशिश करनी है कि उस पेमेंट को फिर से आप ट्राई करें, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर जाकर आप अपने पेमेंट्स की डिटेल्स का क्वेरीज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांसेस में जब पेमेंट फेल्ड होता है तो आपको पेमेंट फील्ड का ऑप्शंस डिटेल आएगा इंफॉर्मेशन, और आपको फिर से अपलोड करना होगा। देखिए, जब सारी फॉर्म्स की फिलअप्स आप कर लेंगे तो किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, ये आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। कि एक तो पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। उसमें एज एक मेजर फैक्टर है, और आपका मार्क्स यानी कि 10+2 के मार्क्स। इसके बाद आपका जेंडर्स का सिलेक्शन, इसके बाद आपकी कैटेगरीज का सिलेक्शन, यानी कि जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, या फिर एससी एसटी, करेक्टली आपने उसको चूज किया है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि इस तरह की चीज है तो आपको उसमें आपने टिक किया है कि नहीं, आपने उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया है कि नहीं किया, ये सारी चीजें जरूरी है। और इसके बाद कंफर्मेशन पेज, यानी कि इन सारे अपलोड्स के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज आता है कि आपने ये सारी चीजें की है, और फाइनली आप उसको सबमिट करेंगे और प्रिंट आउट ले लीजिए। फाइनल आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, और उसके बाद आप ये सारी फॉर्मेलिटीज करें। इसी फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको एक मोड आएगा, और वो होगा कोड के बारे में, यानी कि क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड। अब देखिए, इसमें क्या होता है, दो मेजर चीजें हैं। एक तो ये है वो बच्चों के लिए जो ऑलरेडी 10+2 में 12th इस बार, यानी कि नीट यूजी 2025 के एग्जामिनेशन, यानी कि 2025 में ही वो 12th के फाइनल एग्जामिनेशन देंगे। तो ऐसे बच्चों को यूज करना है कोड नंबर 01। ये क्लियर है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10+2 तो पीछे किया है, लेकिन आज की डेट में
वो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहीं से कोई ऐसा कोर्सेज तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोई कोर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, द हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12 higher secondary examinations after a period of 12 years of study, the last 2 years of such study comprising of physics, chemistry, biology, which shall include practical test in these subjects and mathematics or any other elective subjects, which English at the level not less than the courses of English with as per prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introductions of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education। तो ऐसे कंडीशंस में कोड 2 यूज करना है आप बच्चों को। थर्ड है द इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटीज बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनिंग बॉडी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, biotechnology, which shall include practical test in the subject are also English as a compulsory subject। तो कोड 3। फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सारे जो कोड्स हैं आपको बहुत ही माइन्यूटली वॉच करना है और उसके हिसाब से आपको कोड को यूज करना है। ये कोड आप यूज कर लेंगे, आपको मैं बताऊं कि 2 सर्टिफिकेट्स जैसे कि ही सी सेल कंप्लीटेड एज, एक एज का मेजर फैक्टर होगा, यानी कि मिनिमम एज पैरामीटर 17 ईयर्स है और वो 31 दिसंबर यानी कि ये 2025, ये देखिए कि 2025 से पहले, ये देखिए 31/12/2008 से पहले बॉर्न जो बच्चे होंगे उन्हीं बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी बनती है। यानी कि 31 दिसंबर 2008 से पहले जन्म लिए हुए कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, या जनरल हो, अनरिजर्व्ड, या जनरल ईडब्ल्यूएस, या एससी एसटी ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूबीडी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट्स के लिए 31/12/2008 से पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ऑफिशियल। यानी कि 10+2 के सर्टिफिकेट में, यानी 10th के सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 31/12/2008 से पहले का होना चाहिए, तभी आप नीट यूजी 2025 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पर आपको अलग अलग आपके सर्टिफिकेट्स, 10th की सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, आपका थंब इम्प्रेशंस यानी कि फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट और राइट हैंड्स का, सिग्नेचर्स या आपके फोटोज, स्कैन कॉपी, या फिर आपका 12th का सर्टिफिकेट्स जो पहली बार मांगा जा रहा है, एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन सर्टिफिकेट्स अगर आपके हैं वो, और पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट्स, ये आपको अपलोड करने होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट से, तो उसमें जो डॉक्टर्स के वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है वो आपको अपलोड करना होगा। सॉरी, सिग्नेचर्स, फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ और फिजिकल लिमिटेशन, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह की जरूरत होती है आपको अपलोड करना होगा। तो ये कुल मिलाकर आपकी पूरी काउंसलिंग से रिलेटेड थी। रजिस्ट्रेशन से वो प्रोसेस, जिस रजिस्ट्रेशन में आपको वो सारे पॉइंट्स को चेक करना था, और सारी पॉइंट्स अगर आप एक बार चेक कर लेते हैं तो आपको ये क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आपको किन किन पॉइंट्स पे चेक करना था। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करना चाहता हूं और किन किन बातों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको डेट चेक करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 31/12/2008 से पहले का होना चाहिए। आपका अगर फर्स्ट ईयर यानी कि पहली बार आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हुए एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कोड 01 होगा, अदरवाइज आप कैटेगरीज वाइज चेंज कोड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आपकी एलिजिबिलिटी, जेंडर, आपकी कैटेगरी और आपका डिसेबिलिटी कोई सर्टिफिकेट्स है तो उन सारी चीजों को आप केयरफुली अपलोड करेंगे। जो भी प्रिस्क्राइब्स आपकी जो पेमेंट्स हैं उसको सक्सेसफुली अपने अकाउंट से करें, ज़्यादा बेहतर होगा। थर्ड पार्टी पेमेंट्स यानी कि किसी और आदमी के अकाउंट से ना करें।
बेहतर होगा कि आप अपने ही यूपीआई या अपने नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करें। लैपटॉप्स के थ्रू आप फॉर्म को फिलअप करें या डेस्कटॉप के थ्रू करें। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट की साइज है, यानी कि पीडीएफ की, चाहे वो फोटोग्राफ्स का हो, फिंगर इंप्रेशंस का हो, सिग्नेचर्स का हो, तो उनको, या फिर आपके सर्टिफिकेट्स का हो, उतनी ही साइज की आपकी केबी की फाइल होनी चाहिए। अगर आपकी पीडीएफ फाइल बड़ी है तो ऑनलाइन जाकर आपको साइज को रिड्यूस करना है। फोटोग्राफ्स यूज करते वक्त आप देखें कि 80% फेस का कवरेज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट साइज के सेम फोटोग्राफ्स आप यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर बता दिया जो कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको जरूरत होगी। आपको एडमिट कार्ड, सिटी सेंटर्स, एग्जामिनेशंस के डेट, मोड, ड्यूरेशंस, आपके इंट्रीज, जो बेसिक आपकी डिटेल्स चाहिए पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, वो सारी चीजें। और इन सारी चीजों के बाद आपके पास एक ऑप्शंस जो जरूरत है समझने की, और वो है आपका परमानेंट और क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस के बीच की डिफरेंसेस को समझना, क्योंकि आपका सिटी सेंटर्स डिसाइड होगा आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बेस्ड। तो अगर आपके पास प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको अपने आधार, वोटर आईडी आप यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स आप यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, या फिर बैंक की डिटेल के माध्यम से जहां पर आपका फोटोग्राफ्स लगा हो वो उसमें एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप एफिडेविट भी सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कि आप एफिडेविट में अंडरटेकिंग होगी आपके एड्रेस का, प्रेजेंट एड्रेस का, और परमानेंट एड्रेस के लिए कोई ऑफिशियल इशूड सर्टिफिकेट्स। तो कुल मिलाकर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त इन सारी चीजों की जरूरत थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो रही हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। थैंक यू, बेस्ट विशेस। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत ही जरूरत होगी। थैंक यू।